Students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start the video, student. That is second videos of chapter first, class 11th. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. That is chapter first, class 11th. Some basic concept of chemistry. Students, videos 2 है. Videos पसंद आए तो videos को like करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको videos के नोटिफिकेशन ऑन टाइमिंग मिलते रहें. सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियोस में साइंटिफिक नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे. साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. लाइक यदि आप डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एक्सप्लेन करते हैं, सो यू ऑलवेज से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 15 करोड़. बट स्टूडेंट्स, यदि आप इसे पॉइंट में लिखेंगे, यदि साइंटिफिक नोटिफिकेशन की वैल्यू में लिखेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा 10 टू द पावर यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखी जाती है. वही हम एक्सपोनेंट्स में केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिविजन की. किस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को. So students, you can check that these are the examples of multiplication. A into 10 to the power x plus b into 10 to the power y is equal to a into b plus x to the power x plus y, 10 to the power x plus y. आप क्या करेंगे, x पावर ऐड कर देंगे और बाकी दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे. So that is the method to solve the multiply in scientific notation. Now we will discuss about the division. तो डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, इस तरीके से ये सॉल्यूट हो जाएगा. सो ये मेथड जो है किसी भी वैल्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए. अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से और दूसरी वैल्यूज का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, लाइक मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और दूसरी ऐसी टर्म्स. आप जितने भी कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स या एटम्स ये बहुत सारे होते हैं. यू कांट काउंट द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स इन एनीथिंग. यदि आप वाटर की 1 ड्रॉप की बात करें, सो can you imagine that in a 1 drop of water there is 10 to the power 21 atoms. तो आप ये अमेजिंग नहीं कर सकते कि इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. इतने सारे एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए आप साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू याद करते हैं. चलिए अब बात करते हैं कैसे हम एवरेज काउंट डाउन करते हैं. आप कोई यदि मान लीजिए आपके पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनकी जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है. लाइक हमें मोर देन 100 एटम्स देती है, बहुत छोटे छोटे. तो जब हम उन्हें काउंटिंग करते हैं तो कोई एटम मिस हो जाता है, कहीं हम उसे भूल जाते हैं, कहीं उसकी वैल्यूज को ऊपर नीचे. यानी कि यदि अलग अलग पर्सन उसे काउंट करेंगे तो उसमें वैल्यूज में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा. और उस वेरिएशन को केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं किया जाता, नहीं माना जाता, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में तो एक बार को एवरेज वैल्यू ले सकते हैं जिसे हम परफेक्ट मान लेते हैं, बट केमिस्ट्री में नहीं मान सकते. यदि केमिस्ट्री में वेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. नॉर्मली जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब कंपाउंड्स में उनके रेशियोज मास रेशियो पर डिपेंड करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर काउंटिंग एनीथिंग, तो सो काउंट ऑलवेज विद एक्यूरेसी. तो उस एक्यूरेसी की बात करते हैं जब हम काउंटिंग करते हैं. काउंटिंग करते समय जो भी हमारी डिजिट मिलती है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, 100% वर्सटाइल होनी चाहिए. यही चीज हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं. क्या होता है एक्चुअल में वो वैल्यू. मान लीजिए हमने वैल्यू ले ली 1.95 ml. यदि हमने और इस वैल्यू को अमेजिंग करने की कोशिश की, so the uncertainty is indicated by writing the certain digits. ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की बात करें, सो इन जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है इसके रूल्स क्या है. रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो वैल्यू आर सिग्निफिकेंट. यदि कोई वैल्यू जीरो को छोड़कर दूसरी वैल्यू है तो वो सिग्निफिकेंट है. जीरो प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. यदि जीरो किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के बाद है, प्रोसीड करता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. देखते रहिए एग्जाम्पल कंटिन्यूअसली. देखिए यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट्स हैं, जीरो आपके पहले लगे हुए हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे आप पॉइंट रिमूव करेंगे उन जीरो की कोई मीनिंग नहीं रहेगी. जीरो बिटवीन द 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. यदि कहीं जीरो बीच में है तो वैल्यू काउंट डाउन होगी. ऑल जीरो प्लेस्ड एट द एंड और टू राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रूव्ड दैट आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद के जो जीरो है वो इलिजिबल रहेंगे, माने जाएंगे, क्योंकि पॉइंट जैसे रिमूव करेंगे वो 4 से 400 हो जाएगा.
Exact number of numbers that are obtained by counting rather than measuring are assumed to have infinite significant figures. यानी जो भी आप वैल्यू काउंट डाउन करते हैं वो वैल्यू अपने आप में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करती है. मीन्स नंबर ऑफ डिजिट विच आर आफ्टर देन रिमूविंग ऑफ डेसिमल पॉइंट इज एलिजिबल. ठीक है स्टूडेंट्स, सो रूल्स जो हमने डिस्कस कर लिए. अब यदि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं तो उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. लाइक देखिए इधर. सो हाउ विल यू डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे. आपको मैंने एग्जाम्पल लेकर 1 by 1 उनके रूल एक्सप्लेन किए थे, वो चीज आपको पढ़ते चलना है. जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू को हमेशा पॉइंट टू पॉइंट के नीचे लेके चलते हैं. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. ये हमें बहुत पहले से सिखाया गया है. लाइक इन 3 डिजिट को देखिए, एडिंग पॉइंट के नीचे पॉइंट आया है और बाकी वैल्यूज को ऐड कर लिया गया है. ऐसा नहीं है कि पॉइंट हम आगे पीछे करें. तो ये हमारी जो सिग्निफिकेंट है इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है. While multiplying the result must be reported with same number of. देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स की होती है. अब जैसे आप 2 नंबर की यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हम काउंट डाउन करते हैं कि कितने पॉइंट्स हो गए आपके. ठीक है स्टूडेंट, देखिए 12.984 की मल्टीप्लाई करी. या आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर पॉइंट का विशेष ध्यान रखना होता है. इस तरीके से यदि डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट को आपको बिल्कुल या तो उसे सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, तभी आपको वहां पर क्लियर हो पाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू 4.5027 आई थी, राउंड ऑफ कर ली 4.50 में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल है हमारे राउंडिंग ऑफ के. इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रोसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1. यदि लास्ट डिजिट 5 है या उससे ज्यादा है तो एक नंबर बढ़ा देंगे. जैसे कि ये देखिए दिख रहा है आपको इस तरीके से वैल्यू. यदि लास्ट डिजिट रिमूव होती है, लेस देन 5 है, तो हम प्रोसीडिंग वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे और उस डिजिट को हटा देंगे. लाइक दैट एग्जाम्पल यू कैन चेक वेरी फुल्ली. देखिए 2 है, वैल्यू लेस है तो हमने हटा दिया. इफ द लास्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज लेफ्ट एज. इफ इट इज इवन एल्स इट इज इंक्रीज्ड बाय 1. ठीक है, यदि हमारा जो लास्ट वाला नंबर है वो 5 है, लाइक दैट, तो आप क्या करेंगे, उसके 5 को रिमूव कर देंगे एक वैल्यू इंक्रीज करके. दैट इज. ठीक है स्टूडेंट्स, 7.35 थी तो 7.4 कर लेंगे. यदि इवन होती है जब भी करेंगे. इंचेस को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को इंचेस में, ग्राम किलोग्राम, किलोग्राम ग्राम में. इस तरीके से इनके फैक्टर लेवर, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशन एनालिसिस, ये आपको यहाँ पर समझना है कि ये किस तरीके से एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेबल होते हैं. क्योंकि नॉर्मली हमारी जो लेंथ है वो इंच में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में मेजर होता है. 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है. So we can say that 1 equal to 2.540 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंचेस. तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स होता है, इंच से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से इंच में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मान लीजिए 5 इंच दे रखा है. अब 5 इंच को आप कैसे कन्वर्जन करेंगे वो देख लीजिए. तो देखिए 5 इंच जो है आपका सेंटीमीटर किस तरीके से कन्वर्ट होगा. 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 5 इंच इक्वल टू 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच. इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करते रहेंगे. देख रहे हैं स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पे इंच कैंसिल आउट हो गया. 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास. देखिए 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 27 प्लस 2 27, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12. इस तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई करके 5 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज 12.70 सेंटीमीटर. So that is, if the conversion involves many steps, then the conversion factors are used such in way that the units of proceeding control cancel out. अब कैसे आप सेकेंड्स कैलकुलेट करेंगे 3 डेज में. 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल हो गया. उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 1 डे में जो सेकेंड होते हैं वो होते हैं 86,400 सेकेंड्स. अब आपको इसे 3 डेज में कन्वर्ट करना है. मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी. देखिए आवर से आवर कैंसिल आउट, डे से डे कैंसिल आउट, मिनट से मिनट कैंसिल आउट. तीनों की मल्टीप्लाई करने पर आपके सेकंड में वैल्यू आ जाएगी. तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 24 की, 60 की, 60 की, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी.
चलिए स्टूडेंट्स फिर आगे बात करते हैं। ये तो आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाल ही लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी केमिस्ट्री में 3 लॉ दिए गए हैं जो बेसिकली आपने पहले भी पढ़े हैं। उनमें से 2 लॉ को आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास स्टूडेंट्स, इसे हमें एंटोनियो लेवेसियर ने 1789 में दिया था और उन्होंने बताया था कि हमारा जो मैटर है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। So we can say that if you will take 100 gram reactant, then it convert in 100 gram of mass. And you knows very well that every compound element are composed in mass ratio. तो इसीलिए इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। तो स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो सब रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास पर डिपेंड करते हैं। इसी चीज को लेवेसियर ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आता हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था और उन्होंने बताया था कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वेट के सेम प्रोपोर्शन होते हैं। ही स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कोई भी कंपाउंड रहे, लाइक हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन प्रेजेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास हो गया 32, तो 12:32 सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3:8। इस तरीके से हमारे जितने भी कंपाउंड हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से बंधे रहते हैं और इसी चीज को एक्सप्लेन किया था जोसेफ प्रोस्ट ने। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसे जो उसकी क्योंकि जो वैलिडिटी है कंपाउंड की वो उसके मास रेशियो पे डिपेंड करती है और उसी चीज को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे कहा गया। उसके बाद बात करते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल हमारा डाल्टन ने दिया था 1803 में और उन्होंने बताया था इफ टू एलिमेंट्स can combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with a fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole numbers। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारा वाटर भी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है। स्टूडेंट्स, यदि हमारे रिएक्टेंट के मास, तो जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं यदि वो रिएक्टेंट के मास में थोड़ा बहुत भी डिफरेंट है तो वो हमारे जो है कंपाउंड को चेंज कर देगा, कंपाउंड के वेट पर डिफरेंट रहेगा। लाइक हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया तो वाटर बना 18 ग्राम। लाइक हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34 ग्राम बना। तो इसने इस चीज पर ये डिपेंड करा कि यदि हमारे 2 रिएक्टेंट अलग अलग मास में लिए जाते हैं तो उससे कंपाउंड भी हमारे अलग अलग फॉर्म्ड होंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता था हमारा फोर्थ लॉ, गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मास पे डिपेंड था, गैस हमारी वॉल्यूम पे डिपेंड होती है। ये गैलुसॉक ने 1808 में दिया था। उन्होंने बताया व्हेन गैस कंबाइंड और आर produced in a chemical reaction then they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। हमारा यदि किसी भी गैस को कंबाइन करते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर तो उनका रेशियो भी अपने आप में फिक्स्ड होता है। लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, यदि वो गैस फॉर्म में है आपने 100 ml हाइड्रोजन ली, 50 ml ऑक्सीजन ली, तो उसका रेशियो ऐसा नहीं है 150 ml आ जाएगा। इट इज नॉट ओके स्टूडेंट्स, उसमें वाटर आपका एक रेशियो पर डिपेंडेंट है। वहां पर देखिए जो रेशियो रहेगा वो आपका वहां पर आपको रेशियो के बेस पर 100 ml वाटर फाइंड आउट होगा। सो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन इट मीन्स 100 ml एंड 50 ml बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। ये रेशियो पे डिपेंड करता है और उन्होंने इस चीज को, इस रिलेशनशिप को एक इंटीजर रेशियो से एक्सप्लेन किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो गैस जो हमारी मेनली डिपेंडेंट होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, वॉल्यूम पर। और इस गैलुसॉक के लॉ को अपनी और प्रॉपर्टी के बेस पर एक्सप्लेन किया था आवोगाद्रो ने 1811 में।
तो एवोगाद्रो के बारे में पढ़ते हैं। क्या था एवोगाद्रो लॉ? एवोगाद्रो ने प्रोसीड किया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाद्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइमिंग्स। आप मॉलिक्यूल्स और एटम्स को एक समझते हैं, बट एक्चुअली में स्टूडेंट्स एटम और मॉलिक्यूल एक नहीं होते। यही चीज समझाया था एवोगाद्रो लॉ ने, जिन्होंने अपना लॉ 1811 में प्रपोज किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया था उन्होंने। देखिए, अब उन्होंने बताया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो उन्हें हमेशा कंसीडर्ड किया जाता है डाई एटॉमिक। एज रिकॉग्नाइज्ड वी नो वेरी वेल, ये हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, इस तरीके से कुछ गैस हमारे डाई एटॉमिक बेस्ड होते हैं, और वही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से हमारे हाइड्रोजन आपस में मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और वाटर वेपर फॉर्म कर रहा है। सो दीज आर द जनरल एग्जांपल विच एक्सप्लेन बाय द एवोगाद्रो लॉ और गैलिसॉक लॉ ऑफ गैसेस। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था, यानी कहने का मतलब है कि इस थ्योरी को बहुत पहले ही एक्सप्लेन किया गया था एज ए प्रपोजल, और फिर उसके बाद इसे दोबारा से करेक्ट किया गया 1860 में। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये जर्मनी में दोबारा एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन की गई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में डाल्टन ने पब्लिक की थी। उन्होंने बताया कि केमिकल कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, बताया कि मैटर जो कंसिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल एटम्स से होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। उसके बाद कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। Chemical reactions involves reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. So these are the four main important point which is explained by Dalton theory. Next हमारा आता है atomic mass और molecular mass. Atomic mass क्या था? The atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. Atoms को जब एक्सप्लेन किया गया था तो उसका जो मास है वो हमने कार्बन 12 के बेस पर एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन लगभग सभी कंपाउंड्स, सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। Carbon 12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as 12C. In this system, carbon 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU, and mass of other atoms are given relative to this standard. One atomic mass is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. 1 AMU किसके इक्वल हो गया? 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस तरीके से 1 AMU के बेस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया। AMU को बाद में U से रिप्लेट किया गया, मींस यूनिफाइड मास से एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद इसे एवरेज एटॉमिक मास से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि कार्बन के हमारे अलग अलग आइसोटॉप्स हमें पते थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उसके बाद उनका जो एटॉमिक मास को एवरेज लिया गया और वो एवरेज मास कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास। सो वी कैन से दैट द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कि आपका 3 आपके कार्बन के आइसोटॉप्स थे, उन तीनों की अबेंडेंस भी डिपेंडेंस करती है, और एटॉमिक मास का एवरेज जो लिया गया उन्होंने एक्सप्लेन किया एवरेज एटॉमिक मास को। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of the elements present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of the each element by the number of its atom and adding them together. Like हम मीथेन की बात करते हैं। मीथेन में एक कार्बन मॉलिक्यूल है, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, वैल्यू पुट करी, इस तरीके से वैल्यू सॉल्ट आउट करके आ गई 16.043। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास भी लगभग वही होता है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है, बस उसमें हमारे फॉर्मूले जो होते हैं उनका हम सिंपल रेशियो के बेस पर लेते हैं, उनमें हम उनके स्ट्रक्चर के बेस पर लेते हैं। लाइक हमें पता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड या जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो जो उनका फॉर्मूला मास होता है वो एक सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so the formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state solid sodium chloride doesn't exist in a single entity। ये एक सिंगल एंटिटी में हमें नहीं मिलता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से एटम से बहुत क्लियरली जुड़ा होता है। सोडियम में बहुत कम गैप रहता है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स रहता है, तो उस चीज पे भी डिपेंडेंट करता है। उसके बाद आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेज। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल को एक्सप्लेन किया गया था एवोगाद्रो के द्वारा। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज दे आर एटम in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes. It is emphasized that 1 mole of a substance always contain the same number of entities no matter what the substance may be। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने हमेशा इस चीज को एक्सप्लेन किया कि 1 मोल की जो वैल्यू है वो हमेशा अपने आप में फिक्स रहेगी। लाइक 1 मोल हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl के इक्वल होगी। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। उसी 1 एटम का जो 1 मोल का जो मास होगा सब्सटेंस का वो कहलाएगा उसका मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है परसेंटेज कंपोजिशन। यदि हम कोई भी 2 या ज्यादा एलिमेंटों को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है उसका परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कि हर एलिमेंट का जो कंपोजिशन होता है वो उसके मास पे डिपेंड करता है, वो उसके सिंपल रेशियो पे डिपेंडेंट करता है। वही कैलकुलेट करना हमें आगे सीखना है। देखिए जैसे स्टूडेंट हम वाटर की बात करें तो वाटर का मास हमें पता है, किसी भी एलिमेंट का कैसे हम मास फाइंड आउट करेंगे भाई, उस एलिमेंट का मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई विद 100। तो हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज हमारी होगी। यही चीज हमें बतानी होती है कि कितने परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की किस कंपाउंड में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, ये आपको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.2 करना है। देखिए बहुत पहले ध्यान समझ लीजिए, इसमें एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अब इसका मास परसेंटेज आपको निकालना है पहले ग्राम में, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले निकाला हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन के मोल्स, तीनों के मोल्स निकालना पहले सबसे पहले हमारा काम है। मोल्स निकालने के बाद आगे का वर्क करेंगे हम, फिर उसकी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में उसे कन्वर्ट करेंगे H, C और Cl की। तो रेशियो देख लीजिए 2:1:1 अगर रेशियो आ गया इनका, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया वो हमारा मोलर मास पर डिपेंड करता है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लिया, दैट इज आया 49.48 ग्राम। ये CS2Cl का फॉर्मूला आया जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था। फिर मोलर मास, एम्पेरिकल मोलर मास, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, n की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करो एम्पेरिकल फॉर्मूले में, इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इफेक्ट होता है कैसे हम उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन जो होती है वो उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, कैसे स्ट्रक्चर उसमें फॉर्म्ड होगा। उसके बाद आपकी एक टर्म है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग एजेंट। यानी कि वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम्ड होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटी सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कभी कभी। उसके बाद आता है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में आप 4 चीजों से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। पहला मास परसेंट, वेट परसेंट, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर मोलरिटी, फिर मोलिलिटी। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला रिएक्शन। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के आप फॉर्मूले को यूज करते हुए देखिए इस न्यूमेरिकल में। देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, आपका रिएक्टेंट गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो मास ऑफ परसेंट ऑफ ए आ गई आपके पास
10%। उसके बाद दूसरी टर्म है आपकी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के डिपेंडेंट करता है। So that is the formula, mole fraction of A equal to number of moles of A upon number of moles of solution। इसका कोई यूनिट नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है। यदि B की फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी चीज आती है मोलरिटी। मोलरिटी इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ये आपको कैलकुलेट करना बहुत आना चाहिए, इंपॉर्टेंटली है। आप इस चीज को समझेंगे भी आगे। देखिए इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए। मोलरिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मास और मोलर मास रख लिया, वॉल्यूम रख दिया, वैल्यू होगा 0.4 m। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा न्यूमेरिकल। इसके बाद आता है मोलरिटी का। So it is defined as the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. It is denoted by small m. Molarity equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए इस चीज की बात करेंगे। डेंसिटी यहाँ पर गिवन है सोडियम क्लोराइड की, इसके अलावा मोलरिटी गिवन है। फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे न्यूमेरिकल करेंगे ये भी देख लीजिए। इस एग्जाम्पल के बेस पर आप न्यूमेरिकल समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू आई मोलरिटी की 2.79 स्मॉल m। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये समरी भी पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी जो शॉर्ट टर्म में जो भी चीज है वो सब एक्सप्लेन्ड है। समरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बहुत ध्यान से ये समरी आपको स्टडी करनी है। समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे पढ़ लीजिए कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समरी पूरी होने के बाद आप चैप्टर के क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।